सतनाम और जोसेफ उस गांव में पहुंच चुके थे। पूरे का पूरा गांव सन्नाटे के आगोश में था। रात का समय था, लाजमी सी बात थी। लेकिन उनकी दुविधा ये थी कि जिस जगह पे उन्होंने माल पहुंचाना था, उस जगह का केयर टेकर, उसका फ़ोन नंबर ही बंद था। अब इन्हें क्या करना चाहिए था? या तो सारी रात अपने ट्रक में बैठकर इंतज़ार करते, या फिर उस जगह पर पहुंचकर कम से कम सामान को तो अनलोड करते ताकि सुबह वो जल्दी जब आता तो बस उसको रसीद देखकर चलते बनते। दुविधा थी। आखिर में वो कुछ डिसीजन लेते हैं, लेकिन शायद ये डिसीजन उनका सबसे गलत डिसीजन था ज़िंदगी का। शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। किस्सा अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी लगे, आप कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दिएगा। और जैसे मैंने कहा है कि भाई जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मुझे साथ के साथ ही किस्सा शुरू होते कमेंट कर देना है। कम से कम शुरू में ही 100 कमेंट्स आएंगे तो मैं समझूंगा कि जो आप मेरे लिए कंसर्न शो करते हैं कि भाई आपका चैनल ग्रो होना चाहिए, आप सच में करते हैं। और लाइक हाइप भी साथ में कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अब हम किस्से के अगले पड़ाव की ओर। सतनाम एक ट्रक ड्राइवर है। वैसे तो उनका ऑल इंडिया परमिट है, दूर दूर उनका जाना होता है, लेकिन पहाड़ों में वो थोड़ा सा कम ही जाते हैं। ऐसा नहीं उन्हें ड्राइविंग आती नहीं, लेकिन बहुत कम चक्कर लगता है। पहाड़ों के कुछ अपने समस्याएं होते हैं ट्रक ड्राइवर्स की, तो कोई बहुत बड़ा ऑर्डर हो तो तभी ये जाते हैं, अदरवाइज कोई छोटा मोटा ऑर्डर हो तो ये जाना पसंद नहीं करते। इंडिपेंडेंट ट्रक ड्राइवर है। साथ के साथ इनका क्लीनर, इनका हेल्पर जोसेफ, जो शुरू से ही इनके साथ है। गरीबी में इनका जीवन कटा। हालांकि इनके जो भाई बहन थे ये खुद नहीं पढ़ सके, लेकिन इन्होंने एक काम किया, इन्होंने अपने भाई बहनों को खूब पढ़ाया। अब भाई बहन इनके इस काबिल हो चुके थे कि उनका अपना घर था, नौकरी कर रहे थे कोई अच्छी। इनको इन्होंने खूब कहा भाई बहनों ने कि अब आप ट्रक चलाना छोड़ दीजिए, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम आपको कोई दूसरा काम खोल कर दे देते हैं। लेकिन बस अब इन्हें आदत सी हो चुकी थी। ट्रक ड्राइवरी इनका पेशा तो था ही, साथ के साथ इनका पैशन भी था। शायद इसीलिए ये कभी भी उसको छोड़ ना सके। लेकिन कुछ हादसात ऐसे हो जाते हैं जिसके बाद इंसान मजबूर हो जाता है अपने पेशे और पैशन दोनों को छोड़ने के लिए। शायद ये वक्त भी इनकी ज़िंदगी में आने वाला था। अपनी ताउम्र उन्होंने खूब ट्रक ड्राइविंग की। भारत के तकरीबन तकरीबन सभी हिस्सों में इन्होंने ट्रक चलाया। जैसा मैं कहता हूँ कि ट्रक ड्राइवरों के साथ सबसे ज़्यादा हादसात होते हैं, ऐसा ट्रक ड्राइवर्स का भी मानना है, ऐसा और भी कई लोगों का मानना है कि अमूमन उन्हें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं रास्ते में जो कम से कम इंसान तो नहीं होती, जानवर तो नहीं होती। कुछ ऐसे छलावे होते हैं, कुछ ऐसी प्रेतनियाँ, प्रेत होते हैं जिनको देखकर इनका दिल दहल जाता है। शुरू शुरू में डरते हैं, बाद में फिर उनको इग्नोर करना शुरू करते हैं। कभी कभी झांसे में भी आ जाते हैं। कुछ ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि जिस एक्सीडेंट को हम सब एक्सीडेंट कहते हैं, यानी कि उसे हम दुर्घटना का नाम दे देते हैं, दरअसल वो सब एक्सीडेंट नहीं होते, वो शैतानियाँ की गई होती हैं, शैतानों के द्वारा, प्रेतों के द्वारा। लेकिन अखबारें सिर्फ यही बताती हैं कि ट्रक ड्राइवर की झपकी लगी, एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही कई किस्से ये सुनते रहते थे जब ये ढाबे पर बैठते थे। लेकिन इन्हें इस चीज़ का गुमान था, गर्व था कि आज तक इनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कई बार किस्मत इंसान को उस जगह पे ले जाती है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा तक नहीं होता। आज ये पहाड़ों का सफ़र कर रहे थे, ये उस जगह पर जा रहे थे जिस जगह पर किस्मत ने इनके नाम एक ऐसा इंसिडेंट लिखा था, एक ऐसी दुर्घटना लिखी थी जिसको ये ताउम्र नहीं भूल पाते। अब सैमुअल इनके साथ था, अब जोसेफ इनके साथ था। ये चलते जा रहे थे पहाड़ों की ओर। फ़ोन लगा रहे थे उस केयर टेकर का, जिस बिल्डिंग में, यानी उस स्कूल की बिल्डिंग में इन्होंने कुछ सामान था उसको इन्होंने अनलोड करना था। लेकिन काफ़ी टाइम करने के बाद, लेकिन काफ़ी टाइम फ़ोन लगाने के बावजूद उसका नंबर लग नहीं रहा था। इधर इनके नेटवर्क भी डाउन होते जा रहे थे जैसे जैसे ये पहाड़ों की ओर बढ़ते जा रहे थे। मौसम ख़राब था, बारिश पड़ रही थी, जो पहाड़ों में एक यूजुअल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और ये हिमाचल का
वो इलाका है जहाँ पर नेटवर्क की खासा कमी रहती है, मनाली से भी आगे। आप समझ सकते हैं, ये उस दर्रों की तरफ जा रहे थे जहाँ पर बहुत कम कनेक्टिविटी होती है। शायद ये उस समय यही समझ रहे थे और ये सोच रहे थे कि भाई जब हम गांव में पहुंचेंगे, जिस गांव का ये स्कूल था, वहाँ पर जाकर उसको फ़ोन करेंगे, निश्चित तौर पर जो केयर टेकर होगा वो गांव का ही तो होगा और वहाँ पर जाकर हम किसी से पूछ लेंगे। लेकिन बारिश के कारण, बीच में जाम लगने के कारण, कुछ जगह पे लैंडस्लाइड होने के कारण, जहाँ इनको शाम के 7 सवा 7 बजे वहाँ पर पहुँचना था, अब ये वहाँ पर 2 बजे रात के पहुँचते हैं। सारे गांव में सन्नाटा पसरा था। सारे गांव को सन्नाटे ने अपने आगोश में लिया हुआ था। बारिश रुक चुकी थी, हल्की हल्की धुंध लग रही थी। ये फ़ोन लगाए जा रहे थे केयरटेकर को, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। अब ये परेशान हो चुके थे, ठंड भी लग रही थी। इनके सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो ये उसी ट्रक में बैठकर इंतज़ार करें और सुबह केयरटेकर के आने पर सामान अनलोड करें, या फिर ये सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि सामान को अनलोड तो कम से कम कर देता हूँ, देखते हैं स्कूल का क्या सीन है, और वहाँ पर अनलोड अगर करने की जगह है तो सुबह हमारा समय बचेगा, जल्दी से अनलोड करके हम चलते बनेंगे। जोसेफ को भी ये बात ठीक लगी। सतनाम अब स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब ये स्कूल के पास पहुँचते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। जिस स्कूल की परिकल्पना इन्होंने कही थी, ये बिल्कुल उससे इतर था। इन्होंने सोचा था अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी होंगी, कुछ प्रोवर्ब्स लिखे होंगे, एक अच्छी सी बिल्डिंग होगी, लेकिन वहाँ पर था एक खंडर। स्कूल के नाम पर एक खंडर, दरवाज़ा तक नहीं था। हालांकि ये इनके लिए अच्छी बात थी कि ट्रक आसानी से अंदर चले जाता, लेकिन ये सोच रहे थे कि क्या यही वो जगह है जिसके बारे में हमें बताया गया था। अच्छे से दोबारा चिट को खोलते हैं, ध्यान से देखते हैं, जगह तो वही है, एड्रेस तो वही है, बोर्ड भी ये वही लगा हुआ है। अच्छा, हो सकता है कि शायद इन्होंने स्कूल को रेनोवेट करना हो, दोबारा कहीं पुराना स्कूल रहा होगा, दोबारा से शुरू करना हो सकता है, हमें क्या। अब ये जोसेफ को कहते हैं कि भाई ये तो अच्छा हो गया, स्कूल का तो मतलब सिस्टम ही सारा खुला हुआ है, हम ट्रक को अंदर लेके बिल्कुल कमरे के पास लेकर जाते हैं और वहाँ पर हम सामान सारा रखेंगे और ट्रक में देखते हैं अंदर अगर कुछ थोड़ी बहुत जगह है तो बिस्तर अंदर बिछा के आराम से सो जाते हैं। सुबह जब ये केयर टेकर आएगा, उठ के उसको देंगे हिसाब, भाई ये रहा तेरा सामान, और उसके बाद हम चलते बनेंगे। जोसेफ कहता है हाँ ठीक है, वैसे भी अब हमें नींद तो आ नहीं रही और हमने करना भी क्या है, सुबह का काम अगर अभी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। यही सोचकर ये ट्रक को बैक करते हैं और सीधा कमरे के पास ले जाते हैं। अब ये ट्रक को पीछे से खोलते हैं। सामान था ज़्यादा लेकिन भारी नहीं था, शायद कुछ स्टेशनरी थी, कुछ और चीज़ें थी, हल्का फुल्का फर्नीचर था। ये अब धीरे धीरे जब उतारते हैं, पहले एक जगह पे उतारते हैं, फिर कहते हैं कि चलो कमरे में रखते हैं। दरवाज़ा लगा हुआ था कमरे को, खुला हुआ दरवाज़ा था वैसे, कि चलो भाई दरवाज़ा बंद करने का भी जुगाड़ है। बारिश अभी पड़ी थी थोड़ी देर पहले, मिट्टी गीली थी लेकिन बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली नहीं थी, इसलिए कोई दिक्कत परेशानी इनको हो नहीं रही थी। जैसे ही ये कमरे के अंदर एंटर करते हैं, ये तो बात सामान्य थी कि जब स्कूल खंडर था तो रोशनी का तो कोई प्रबंध होना नहीं था, एकदम घुप अंधेरा। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चीज़ इनको परेशान कर रही थी वो थी बदबू, जैसे कोई अंदर सड़ा हुआ मांस रखा हो। ये बात इनको खासा परेशान करने लगी। इनको लगा कि कहीं अंदर कोई जानवर तो नहीं मरा पड़ा। जल्दी से मोबाइल की टॉर्च चलाते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं था। फर्श पे जहाँ पर इन्होंने सोचा था कि कोई जानवर पड़ा होगा, बदबू अभी भी आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये जब दीवारों पर टॉर्च मारते हैं तो फिर इनको कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था जो इनको विचलित करने के लिए काफ़ी था। लिखा हुआ था भाग जाओ, लाल अक्षरों में। इनको लगता है कि किसी ने पेंट से बनाया होगा, बच्चों की हरकतें होंगी। जोसेफ कहता है उस्ताद बच्चों की हरकत नहीं हो सकती। सतनाम कहता है वो कैसे, मैं समझा नहीं। अरे बच्चे छत तक कैसे पहुंचे होंगे, इतने बड़े बड़े अक्षर छत तक हैं। सतनाम सोचते हैं बात तो ठीक है, लेकिन होगा कोई नीचे चीज होगी भाई, लिखा होगा आज का स्कूल नहीं बंद लग रहा। जोसेफ कहता है वही बात तो मैं सोच रहा हूँ उस्ताद, जिस तरीके से ये
धूल भरी दीवारों पर मुझे पेंट दिखाई दे रहा है चमकता हुआ। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ही दिन पहले किसी ने इस पर पोता होगा। सतनाम कहते हैं, ये भी हो सकता है भाई, खंडर स्कूल है जैसे हम घुसाए हैं, ऐसे नशेड़ी घुसाते होंगे, किसी ने लिख दिया होगा। उस बात पर ये इतना जोर नहीं देते। एक बात शायद ये उस समय नोट करते हैं, लेकिन इस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं करते। बिल्कुल एक पैटर्न, जैसे किसी ने पेंटिंग की होती है बॉर्डर्स लगाकर, एक भी अक्षर का जो पेंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो नीचे की तरफ नहीं टपक रहा था। बिल्कुल पैटर्न में, बिल्कुल सिमेट्रिकल। शायद इनकी तवज्जो अभी उस चीज़ पर थी नहीं और ये जल्दी कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब ये जो सामान बाहर रखा हुआ था उसको अंदर रखना शुरू कर देते हैं। जोसेफ ने फ़ोन पकड़ कर रखा हुआ था कि रोशनी रहे टॉर्च से, और थोड़ा बहुत सामान ही अंदर रखते हैं। अब थक जाते हैं सतनाम और ये जोसेफ को कहते हैं कि मोबाइल अब मैं पकड़ता हूँ, तू जल्दी से जा और सामान लेकर आ। जोसेफ कहता है ठीक है, वो बाहर जाता है। लेकिन जितनी जल्दी वो बाहर गया था उससे भी जल्दी वो अंदर भागा आता है। हड़बड़ाहट में डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो कहता है उस्ताद जी कोई है, वो एक नहीं है कई है। कहते क्या मतलब, मैं समझा नहीं, आप बाहर तो आइए। अरे कौन है, कोई पहरेदार तो नहीं आ गया? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बाहर तो आइए पहले। अब ये जल्दी से बाहर आते हैं। जब ये बाहर आते हैं, बाहर का मंजर देखते हैं तो ये दंग रह जाते हैं, क्योंकि जोसेफ इन्हें आसपास नहीं कुछ दिखाता। वो जो मोबाइल की टॉर्च है वो ज़मीन की तरफ करता है। जो ज़मीन कुछ समय पहले थोड़ी सी गीली थी, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर इनके पाँव के निशान और ट्रक के टायरों के निशान थे। वहाँ पर अब अनगिनत छोटे छोटे पाँव के निशान थे, नंगे पाँव के निशान। जैसे कुछ ही समय पहले यहाँ पर ना जाने कितने बच्चे भाग दौड़ रहे थे, लेकिन इस सन्नाटे भरे वातावरण में कोई आवाज़ आ ही नहीं रही थी। जैसे ही सतनाम ये देखते हैं, मुझे लगता है कि हमने गौर नहीं किया होगा जोसेफ। अरे स्कूल है, खंडरी सही, हो सकता है दिन के समय में यहाँ पर बच्चे वगैरह खेलते हों। जोसेफ कहता है कि नहीं नहीं उस्ताद जी, आप देखो जो टायरों के निशान है उस पर भी बच्चों के पाँव के निशान है, ऐसे कैसे हो सकता है? इस समय तो कोई बच्चा खेलने नहीं आएगा। ये बात सतनाम के समझ में भी नहीं आ रही थी कि अब इसको मैं क्या जवाब दूं। कह तो जो रहा है ये सच ही रहा है, गलत तो ये कुछ कह नहीं रहा। फिर मैं क्या करूं, क्या बात कहूं उससे? क्या इसको ये कहूं कि जो तू सोच रहा है सच में वही है? क्या यहाँ पर हमारे सिवा कोई और भी है, और वो जाहिरी तौर पर इंसान तो नहीं है? लेकिन अगर सतनाम भी ये मान लेते तो फिर जोसेफ को तसल्ली कौन देता? दोनों डर जाते तो दिक्कत हो जाती। हालांकि डर तो सतनाम भी रहे थे, लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे। वो हंसते हुए कहते हैं अरे छोड़ यार, तू ऐसा कर, तू अंदर ही दोबारा से खड़ा हो और मैं सामान उठाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। जोसेफ को भी शायद यही ठीक लगता है। अब जोसेफ अंदर की तरफ जाके खड़ा हो जाता है। सतनाम जो सामान था फिर निकालना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार उनको अपने आसपास किसी के भागने का एहसास होता है। अचानक से ट्रक को एक झटका लगता है, जैसे किसी ने गियर में सेल्फ को किया हो। इन्होंने गियर में बंद किया था ट्रक, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये सोचते हैं जोसेफ, अरे कहीं ये भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ये जल्दी से ट्रक से उतरते हैं, भागे भागे जाते हैं, लेकिन वहां पर तो जोसेफ था ही नहीं। स्कूल के अंदर से एक रोशनी दिखाई दे रही थी, जो ये बात की गवाही भर रही थी कि जोसेफ अंदर ही खड़ा है। तो फिर ये किसी ने धक्का दिया, इनको आवाज सुनाई दी थी। ये जल्दी से ट्रक के अंदर जाके देखते हैं, कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा था। चाबी लगी हुई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये फिर से बाहर उतरते हैं, लेकिन फिर से जब ये नज़ारा देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि जो ट्रक का दरवाज़ा था, डोर था, वहाँ पर छोटे छोटे पाँव के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बच्चा चढ़ा हो यहाँ पर, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा था।
सतनाम अब डर चुके थे, बहुत डर चुके थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। इनको अपने आसपास धुंध और सन्नाटा नजर आ रहा था। अगर वो जो सोच रहे थे, क्या अगर सच में वो है, तो यहाँ से भागकर भी वो कहाँ जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे। सतनाम सोचते हैं कि अभी फिलहाल के लिए हमें लगता है कि शायद हमें दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए। जितना अनलोड करना था हमने कर लिया, अब हम एक जगह होकर बैठ जाते हैं। सतनाम ट्रक से जल्दी से उतरते हैं, चाबी निकालते हैं और जोसेफ की ओर बढ़ते हैं। अब ये मोबाइल लेते जा रहे थे रोशनी किए हुए, और बस बात करते करते अंदर, अरे मैं ये सोच रहा था जोसेफ कि हम ना दोनों, जैसे ही ये नज़ारा देखते हैं, जोसेफ तो बिल्कुल साथ सर झुकाए खड़ा था, जैसे वो अपने आसपास के वातावरण को महसूस करना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब ये वो वातावरण देखते हैं, वो नज़ारा देखते हैं, तो इनकी रूह कांप जाती है। भाग जाओ लिखा था उस दीवार पर, जो पहले भी इन्होंने देखा था। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि क्या लिखा हुआ था वैसे, भाग जाओ, जैसे बिल्कुल सिमेट्रिकल, जैसे किसी ने डायग्राम से अच्छे से उसको पेंट किया होता है। लेकिन अब वो नीचे की तरफ उसकी धाराएं बह रही थी। अगर ये किसी का काम हो, किसी ने कुछ दिन पहले या आज के दिन भी किया हो, तो ये उसी समय हो जाता है। लेकिन जब इन्होंने पहले देखा था, पहले सब कुछ ठीक था। अब ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, डरते हुए उसको टच करते हैं। पेड़ नहीं था ये खून था शायद, क्योंकि अपने जीवन में इन्होंने कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई ना देखी हो, किसी भूत प्रेत को ना देखा हो, लेकिन अपने जीवन में खून इन्होंने कई बार देखा है। कई बार अपने सामने इन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, कई बार इन्होंने मरते हुओं को बचाया है। अपने ट्रक पर भी ये हॉस्पिटल में लेकर गए हैं जब एक्सीडेंट हुआ हो और एम्बुलेंस ना हो। खून की महक और खून की पहचान इन्हें भली बांधी थी, और ये जो था वो खून ही था। समझ चुके थे कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। फिर से एक आवाज आती है बिल्कुल कानों के पास से, भाग जाओ, और एक बच्चे के हंसने की आवाज, जो इनके सारे के सारे शरीर को कंपकपाने के लिए काफी थी। ये पीछे मुड़ के देखते हैं, एक फिर से आवाज आती है बहुत ऊंची, और ये आवाज अब कोई और नहीं निकाल रहा था, इनका क्लीनर जोसेफ। वो इनकी तरफ देख के हंस रहा था। आंखें उसकी बिल्कुल सफेद, पुतली गायब ही हो चुकी थी, और वो बोल रहा था, भाग जाओ, इसी में भलाई है, नहीं तो बचोगे नहीं। लेकिन अब सतनाम असमंजस में फंस चुके थे कि मैं तो भाग जाऊं, लेकिन जो मेरे सामने शख्स खड़ा है, जो मेरा क्लीनर है, फिलहाल के लिए वो अब लग नहीं रहा, उसको कैसे मैं लेकर जाऊंगा। ये जल्दी से भागते हुए दरवाजे तक पहुंचते और जोसेफ को एक झटका देते हैं। अरे भाग, एकदम जोसेफ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ उस्ताद, अरे भाग मैंने कहा। जल्दी से ये ट्रक की तरफ भागते हैं, लेकिन शायद भागते भागते इनके ट्रक की चाबी कमरे में ही गिर जाती है, क्योंकि जब ये ट्रक पर बैठते हैं तो चाबी तो थी नहीं। ये अपने माथे पर जोर से हाथ मारते हैं, अरे यार चाबी रह गई, एक तो इतनी मुसीबत है। अब ये जल्दी से ट्रक से फिर से उतरते हैं, और ये देख रहे थे कि जो पाँव थे बच्चों के छोटे छोटे, उनका दायरा बड़ा होते ही जा रहा था, बड़ा होते ही जा रहा था। ये जल्दी से उतरकर कमरे की तरफ भागते हैं, चाबी मिलती है, और ट्रक स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन ट्रक कब स्टार्ट हो नहीं रहा था। और अब जहाँ पर पहले सिर्फ उनको सारे उस पार्क में पैर नजर आ रहे थे जहाँ पर भी रोशनी जाती थी, अब वहाँ पर चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी, जैसे मानो कितने ही बच्चों की आंखें वहाँ पर हो। ये बहुत ज़्यादा डर चुके थे, बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। अब ये
कुछ नहीं देखते, जल्दी से ट्रक से उतरते हैं। जोसेफ को भी कहते हैं जल्दी से ट्रक से उतर, भाड़ में जाए सामान, भाड़ में जाए ट्रक, और स्कूल के बाहर भागते हैं। जब स्कूल के बाहर भागते हैं, लेकिन उसके बाहर बिल्कुल सन्नाटा पसरा था, सुनसान पड़ी थी। इस बात की तसल्ली थी कि जो भी हुआ वो सब के सब स्कूल के अंदर ही हुआ था। जैसे ही बाहर आते हैं, इनको जो अपने शरीर पर भारीपन महसूस हो रहा था, जो डर लग रहा था, वो भी अचानक से खत्म हो जाता है और जैसे तैसे करके रात बिताते हैं। जैसे ही सुबह की पहली किरण उगती है, गांव में चहल पहल होनी शुरू होती है। अनजान लोगों को देखकर गांव के लोग भी पूछताछ करने लगते हैं और ये सारे का सारा किस्सा बताते हैं। उस समय तक जो केयर टेकर था वो भी आ जाता है। वो इनसे शिकायत कर रहा था और ये उनसे शिकायत कर रहे थे कि भाई फ़ोन नहीं लग रहा। वो कह रहा भाई आपका फ़ोन नहीं लग रहा, तो ये कह रहा था कि आपने 7-8 बजे तक आना था, मैंने इंतज़ार किया लेकिन आप आए नहीं। फिर उन्होंने भी कहा था कि भाई बारिश हो रही थी, लैंडस्लाइड हो चुकी थी, नंबर लग नहीं रहा था, हम कैसे करते। खैर, दोनों की बात समझ में आ रही थी कि ठीक है, नेटवर्क का इशू हो सकता है, अब ये भी कितनी देर इंतज़ार करता। लेकिन जो कुछ इनके साथ कल हुआ वो क्या था, इन्होंने तो पूछना ही था। ये स्कूल की तरफ जाते हैं, लेकिन हैरानीजनक तौर पर जहाँ कल इनको पैर ही पैर दिखाई दे रहे थे, दीवारों पर भाग जाओ लिखा हुआ था खून से, वहां पर अब कुछ नहीं था। बस था तो एक खंडर नुमा स्कूल, काले रंग की दीवारें, जैसे मानो आग जनी हुई हो। ये हैरान थे, लेकिन वो केयर टेकर कहता है कि भले ही आप जो कह रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रात के समय में यहाँ पर एक स्कूल लगता है। स्कूल लगता है उन जले हुए बच्चों का जो कभी यहाँ पर मरे थे जल के। ये पूछते हैं, मैं समझा नहीं, जल के मरे, क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि किस्सा काफ़ी पुराना है। आज से तकरीबन 45 साल पहले यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे। अचानक से पता नहीं कैसे स्कूल में आग लगती है। बच्चे ज़्यादा थे, स्कूल छोटा था, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा भाग नहीं पाए और बहुत से बच्चों की जलकर मौत हो गई। आप ये काली दीवारें देख रहे हैं, ये उसी दुर्घटना की निशानी है। उसके बाद स्कूल बंद ही रहा। कहते हैं रात के समय में यहाँ पर चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। कई बार बच्चों के चहल पहल की आवाज़ सुनाई देती है, कई बार रोने की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए ये गांव में ये स्कूल इस चीज़ के लिए मशहूर है कि ये स्कूल नहीं, भूतिया स्कूल है। फिर ये स्कूल नहीं रहा, ये भूतिया स्कूल बन गया। अब ये गांव में एक ऐसी हॉन्टेड प्लेस बन चुका था जहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। हाँ, कभी कभार जब झाड़ियाँ बढ़ जाती थी तो झाड़ियों को काट दिया जाता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर हमारे जो डीएम साहब आए हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने जब इस इलाके का, इस गांव का दौरा किया तो स्कूल पर नज़र गई, तो उन्होंने पूछा भी क्या इस स्कूल का क्यों ऐसे हालात हैं। फिर सब कुछ बताया गया तो उन्होंने एतराज़ जाहिर किया कि स्कूल मंदिर से कम नहीं होता, बाकायदा वो बसा रहा हो। अगर पढ़ाई की पूजा होती रहेगी तो उन बच्चों को भी शांति मिलेगी। इसलिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये जो सामान आया है, इस स्कूल को दोबारा सजरने संवारने के लिए मंगवाया गया है। और शायद ये जो बच्चे जिनकी आत्माएं आपने देखी, जब ये स्कूल दोबारा से बनेगा, जब बच्चे पढ़ने शुरू होंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्माओं को भी शांति मिलेगी कि वो जिस काम के लिए यहाँ पर आते थे, कम से कम वही काम तो यहाँ पर शुरू हो गया। शायद जो तुम्हें ये भाग जाओ या कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि उन्हें तुम्हारी प्रेजेंस पसंद नहीं, लेकिन बच्चों की या अध्यापकों अध्यापिकाओं की प्रेजेंस उन्हें पसंद आए। ये निकलते हैं काफ़ी भारी मन से, क्योंकि जिस चीज़ से ये डर रहे थे, जिन मासूम आत्माओं से ये डर रहे थे, अब इनको उन पर तरस आ रहा था कि कैसे बेचारे जल कर मरे होंगे, उनके माता पिता का क्या हाल हुआ होगा, कितनी मुश्किल से उन्होंने इस दुख को सहन किया होगा, किया भी होगा या नहीं, नहीं पता। खैर, कल
जिन चीज़ों पर उन्हें डर लग रहा था, उन चीज़ों के बारे में अब ये सोचकर तरस कर रहे थे। चलने से पहले सुझाव ज़रूर देते हैं कि अगर हो सके तो यहाँ पर स्कूल शुरू करने से पहले कोई पाठ ज़रूर करा दीजिए, ताकि शुद्धि हो जाए और एक बार ये स्कूल फिर से आबाद हो सके। कभी मौका मिला तो मैं स्कूल को दोबारा देखने ज़रूर आऊँगा। ये था किस्सा सतनाम और जोसेफ का। लेकिन उसके बाद शायद इनका मन जो था वो ड्राइवरी से उतर गया। ये फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। जब ये ट्रक चलाते थे, ये खोए खोए रहते थे। शायद उस घटना ने इन पर काफ़ी असर कर दिया। वैसे भी तब उनकी उम्र 55 साल के आसपास थी, तो उसकी वजह से कई बार इंसान कुछ चीज़ का एक तरह का सदमा ले जाता है, कह सकते हैं अगर हम सरल भाषा में बात करें तो। उसकी वजह से ये ज़्यादा ट्रक जो चला नहीं सके और इन्होंने जोसेफ के हवाले ट्रक कर दिया, उसको बेच दिया, जैसा किया जो भी। और आज अपने भाई बहनों की बात मानकर ये एक दुकान चलाते हैं, करियाना स्टोर, और खुश हैं उसी में। एक बार ये गए थे उस स्कूल, जब इन्होंने दुकान शुरू की थी तो वहाँ पर कुछ बच्चों के लिए ये बिस्किट्स, टॉफ़ीज़ और कुछ और खाने पीने की चीज़ें अपनी, एक कह सकते हैं जैसे दसवंध निकालते हैं ना, वैसे लेकर गए थे। और बच्चे पढ़ रहे थे। स्कूल देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। वो हाल नहीं था जो इन्होंने देखा था। जहाँ पर ये इन्होंने बच्चों के पाँव देखे थे, वहाँ पर अब घास, बड़ी अच्छी घास उगी थी, एक बड़ा अच्छा ग्राउंड बना हुआ था। और जैसा इन्होंने परिकल्पना की थी उस स्कूल की, जब ये देखना चाहते थे रात के 2 बजे उस समय कि इन्हें ग्रिफ्टीज़ या फिर पेंटिंग्स कुछ मिलेंगी और कुछ प्रोवर्ब्स लिखे होंगे, वो सब कुछ अब था। पूछा इन्होंने कि क्या कुछ ऐसी घटना हुई जब से ये स्कूल बसा है, तो किसी का जवाब हाँ में नहीं था। सबका जवाब ना में सुनकर ये काफ़ी खुश हुए। उस स्कूल में हर एक कमरे में गुरु नानक देव जी, भगवान श्री राम, भोलेनाथ, हनुमान जी, सबकी तस्वीर थी। अपने अपने धर्म की सबकी तस्वीर थी, ताकि सब धर्मों का सम्मान रहे और वो जो आत्माएं हैं उनको भी शांति मिले। शायद मिल भी गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हाइप जरूर कीजिए, कमेंट में अपने फीडबैक जरूर कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट्स लिख दिए होंगे, कुछ ना कुछ हेलो हाय कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो बहुत बुरी बात है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ गए हैं, सब्सक्राइब कर लिया है, तो यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा डेली का हॉरर, डेली की कहानियाँ, हफ्ते में 2 पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। कमेंट्स में अपने जो फीडबैक है या फिर कुछ भी ग्रीटिंग्स है ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे भी ग्रोथ मिलती रहे और हमारा आपस में थोड़ा सा एक कनेक्शन भी रहे। और कनेक्शन से याद आया है कि अगर आप व्हाट्सएप पर कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी दी गई है, कम्युनिटी का एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कभी कभार हमारी वहाँ पर भी बात हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि जो ये किस्से हैं, ऐसे ही कोई अगर आपका किस्सा है जिसको आप नरेट करवाना चाहते हैं मेरी ज़ुबान में, तो जो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, साथ के साथ ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, इंस्टा आईडी दिखाई दे रही है, यहाँ पर जाकर आप मेंशन कर सकते हैं अपनी स्टोरी लिख के, रिकॉर्ड करके। और अगर डिस्कस करना हो तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी अपनी ज़ुबान में ही आप अपनी कहानी को बयां करें, जो आपके साथ या आपके किसी चाहने वाले के साथ, जानने वाले के साथ हुआ हो, तो आप पॉडकास्ट में भी भागीदारी दिखा सकते हैं। उसके लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है। एक वीडियो आप बना के भेज सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपके जो किस्से हैं वो क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, आपके बोलने का तरीका क्या पॉडकास्ट को जस्टिफाई कर पाएगा, और कितनी लेंथ होगी कहानी की, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर ये सब कुछ होता है तो हो सकता है कि मेरे पॉडकास्ट पे आने वाला अगला चेहरा आपका हो। तो देर किस बात की, इंतज़ार किस बात का, जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए। बढ़ते हैं
अब हम अगले किस्से की ओर। कृतिका और धर्म की नई नई शादी हुई थी। कृतिका कोलकाता की रहने वाली है, धर्म कोडरमा से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इन्हें कोडरमा से कोलकाता जाना था किसी रिश्तेदार की शादी के लिए, जो कृतिका का रिश्तेदार था। ये बाय ट्रेन जाते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम इन्हें एक उपहार मिलता है अपने परिवार की तरफ से, यानी कि जो कृतिका की फैमिली थी। जब ये वापसी करने लगते हैं तो जो ससुर है धर्म के, वो पूछते हैं कि अरे स्टेशन जा रहे हैं आप? तो सारी तैयारी हो चुकी थी। कहते जी जी स्टेशन जा रहे हैं, ट्रेन है। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ट्रेन पर नहीं जाएंगे, गाड़ी पर जाएंगे। ये कहते हैं जी गाड़ी तो हमने की नहीं, ट्रेन की टिकटें बुक करें। नहीं नहीं नहीं, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ही ये घर से बाहर निकलते हैं तो एक चमचमाती हुई गाड़ी इनका स्वागत कर रही थी, इनके लिए तैयार थी। बात 1990 की है, तो आप समझ सकते हैं कि मारुति की ही गाड़ी होगी कोई। ये उपहार था कृतिका के पिताजी का उनकी बेटी के लिए, उनके दामाद के लिए। अब नानुकुर करते हैं, धर्म कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो कोई आपसे ऐसी डिमांड नहीं की। लेकिन पिताजी लाख कहते हैं कि बेटा मैंने अपनी खुशी से दी है। कृतिका भी मनाती है कि ठीक है, पिताजी ने अपनी खुशी से दी है, आपने नहीं मांगी, लेकिन उनकी खुशी मायने रखती है। चलो मान लो आपने मेरे लिए, इन्होंने मुझे दी है, बस। खैर कुछ नानुकुर के बाद मानना पड़ता है, और बात ये होती है कि आप इस गाड़ी पर वापस जाओगे, अब तो आपकी गाड़ी है। लेकिन अब जो धर्म है वो कहते हैं कि भाई बात ऐसी है जी, मैंने कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया और मुझे सच में किसी रास्ते का भी पता नहीं है ऐसे बहुत ज़्यादा, तो इसकी ड्यूटी पहले से ही लगा के रखी थी धर्म के साला साहब को, कृतिका के भाई को। इनके साला साहब नागेश आते हैं, अरे जीजा जी हमें सब पता है, मैं तैयार बैठा हूँ, मैंने अपने एक दोस्त को भी तैयार किया होगा, हम दोनों आपको छोड़कर वापसी में ट्रेन पे आ जाएंगे। अब ये हैरान होते हैं धर्म कि भाई सब कुछ तुमने पहले ही से डिसाइड किया तो मुझे बता देते हैं, मैं टिकट्स ना बुक कराता। खैर चलो, अब सब कुछ हो चुका था। अब ये चारों जाने चलने की तैयारी कर रहे थे। कृतिका के पति यानी कि धर्म, उनका साले साहब यानी कि जो नागेश थे, और उनका एक दोस्त रोहित, ये चारों सफ़र के लिए चल पड़ते हैं। अब 1990 के आसपास की बात है, अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सारे का सारा रास्ता इतना स्मूथ मिल जाए, तो तब की तो बात ही कोई और है, आप समझ सकते हो। और वो भी कलकत्ता से कोडरमा का रास्ता, काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा बीच में रास्ता भी आता है, सुनने को मिलता है। चल रहे थे, चलते चलते शाम होती है, शाम होते होते रात हो जाती है। अब ये एक हाईवे पर वैसे तो जा रहे थे, लेकिन अचानक से इनकी ब्रेक लगती है। गाड़ी नागेश चला रहा था, कृतिका और उसके पति यानी धर्म पीछे बैठे हुए थे। शायद उनकी आंख लग गई थी, एक झटके से ब्रेक मारने की वजह से अचानक से इनकी जाग खुलती है, झटके से थोड़ी सी आगे की तरफ भी होते हैं, और हड़बड़ाहट में पूछता धर्म क्या 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 हुआ भाई, क्या हुआ? तो नागेश दिखाता है, अरे वो सड़क बंद लग रही है मुझे, टूटी हुई लग रही है। तो नागेश, अरे देख, उतर के देख भाई, क्या क्या चीज़ है? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है टूटी हुई सड़क है, उसकी वजह से ना आगे उन्होंने कंटीली तारें रखी हुई हैं, शायद आगे झाड़ियाँ रखी हुई हैं, इसी वजह से ना मुझे इतना नज़र नहीं आया, तो मैंने ब्रेक मारी। अरे यार, अचानक से धर्म का जो ध्यान है वो एक साइन बोर्ड की तरफ जाता है। साइन बोर्ड नहीं था, कह सकते हैं टूटा सा, जैसे किसी ने टेम्पररी बोर्ड लगाया था, इस तरफ उन्होंने एरो किया था, और उस तरफ इनको मिल रही थी, एक सड़क दिखाई दे रही थी। अब ये देखते हैं कि सड़क किसी गांव के रास्ते की लग रही है, हो सकता है कि आगे जाके हाईवे से जुड़ती हो। ये कुछ समय रुक के इधर उधर देखते हैं कि कोई और रास्ता है, पीछे से कोई गाड़ी तक नहीं आ रही थी, बिल्कुल सुनसान हुई थी, और ये सोचते हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि यही सड़क जाएगी, तो आगे चलते हैं, देखेंगे रास्ते में अगर कोई गांव में मिलेगा तो पूछ लेंगे भाई कि हाईवे से किस तरफ जाके सड़क जुड़ेगी। अब ये उस समय उस रास्ते पर गाड़ी घुमा लेते हैं। अभी कुछ ही आगे जाते हैं तो इन्हें एक इंसान दिखाई देता है जो इनकी तरफ ही चला आ रहा था। सड़क टूटी होने की वजह से गाड़ी तेज नहीं चल रही थी। उस आदमी ने सारे का सारा चेहरा ढका हुआ था और हाइट उसकी काफ़ी लंबी लग रही थी। अब पहले ये मन बनाते हैं कि इस आदमी से ही पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये सड़क क्या आगे जाके हाईवे से मिल जाएगी? लेकिन जैसे जैसे गाड़ी
उस आदमी के पास जाती जा रही थी और वो आदमी इनकी तरफ आता जा रहा था। कुछ ही दूरी वो आदमी बड़े अजीब तरीके से ऐसे करके हाथ हिलाता है और ये डर जाते हैं कि ये भाई कुछ और ही, मतलब कोई ऐसे ही कोई लुटेरा टाइप ना हो और हमें लूट ना ले। तो धर्म कहता है कि नागेश मेरी बात सुन, गाड़ी रोकनी नहीं, गाड़ी साइड से निकाल दे। मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं इसने इतने अपने आप को पैक करके क्यों रखा हुआ है, अभी सर्दी इतनी आई भी नहीं है। नागेश, उसका दोस्त रोहित, ये भी दोनों कह रहे थे कि हाँ हाँ हमें भी जीजा लग रहा है, ये हमें, हाँ हाँ हमें भी जीजू यही लग रहा है। ठीक है, ये जल्दी से गाड़ी उसके बिल्कुल साइड से निकाल लेते हैं और रेयर मिरर में, साइड मिरर में देख रहे होते हैं कि वो आदमी जैसे चिल्ला रहा है कि रुक जाओ रुक जाओ। क्या आगे कोई खतरा था या फिर वो आदमी ही लुटेरा था? अब ये सफर ही तय करेगा इनका कि इनके साथ आगे क्या होने वाला था। अब ये चल पड़ते हैं उस सफर की ओर जिसको इन्हें शुरू ही नहीं करना चाहिए था, जिस मोड़ पर इन्हें अपनी गाड़ी घुमानी ही नहीं चाहिए थी। गाड़ी सड़क टूटी होने की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मानो जैसे किसी सड़क नहीं बल्कि गाड़ी ऑफ रोड चल रही है। बीच बीच में नागेश को चिंता हो रही थी, अरे जीजू पहला दिन ना गाड़ी का, इतनी खेचल हो रही है गाड़ी को पहले दिन ही। कुछ ऐसी ही हल्की फुल्की बातें करके ये हंस रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद सड़क बिल्कुल सपाट होती है, साफ सड़क हो जाती है। खुश हो जाते हैं, अब नई गाड़ी थी। नागेश फ़ायदा उठाना चाहता था इस चीज़ का। सड़क साफ होने की वजह से वो स्पीड बढ़ा लेता है गाड़ी की। धर्म भी कहते हैं कि भाई जितना रास्ता हो सकता है जल्दी से नाप ले भाई, हाईवे पर चलते हैं, मुझे सड़क कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही। कहने का मतलब है कि पहले इतनी टूटी फूटी थी, अब इतनी साफ़ होगी, फिर वही आएगी, तो हमारा टाइम जितना इसको स्पीड में कर सकते हैं कर लें। गाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। धर्म को, कृतिका को फिर से नींद आ रही थी। उनके झोंके फिर से लगने लग पड़ते हैं, लेकिन फिर से एक तेज़ ब्रेक लगती है, गाड़ी थोड़ी सी हिलती है और फिर से इनकी जाग खुलती है। इस बार नागेश थोड़ा सा परेशान लग रहा था। रोहित कह रहा था मर गया क्या? अरे अरे देख 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 भाई। एकदम से धर्म, क्या हुआ भाई? अरे नहीं जीजू जी, कुछ कुछ लगता है, कुछ जानवर नीचे आ गया। अरे भाई पहले दिन ही मुहूर्त कर दिया गाड़ी का। अरे जीजू गाड़ी स्पीड में थी, अचानक पता नहीं कहाँ से ये जानवर झाड़ियों से निकला, हमें एक्चुअली पता नहीं लगा। अरे कोई बात नहीं, देखो यार अगर बचा है तो कुछ देखो, क्या 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 सीन है। अब ये कृतिका को छोड़कर जल्दी से उतरते हैं। गाड़ी कुछ आगे जा चुकी थी, इसकी वजह से अब ये पीछे की ओर जाना शुरू कर देते हैं। हाथ में टॉर्च छीन के, जो एहतियातन तौर पर इन्होंने रखी हुई थी कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे जैसे वो टॉर्च मारते हुए उस जगह पर जाते जा रहे थे जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ गिरा पड़ा है, कोई जानवर पड़ा है, वो देखते हैं कि कोई लोमड़ी नुमा चीज़ थी, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी हुई थी। शायद टायर उसके सर पर से निकला था, आंखें उसकी बिल्कुल बाहर आ चुकी थी, खोपड़ी प्रेस हो चुकी थी, बदबू आ रही थी, धुआं सा निकल रहा था। तीनों का देखकर मन खराब हो जाता है कि नई गाड़ी थी, जानवर मर गया, अरे बहुत बुरा हुआ। अब ये सोचते हैं कि चलो भाई क्या कर सकते हैं, चलते हैं। लेकिन जैसे ही ये मुड़ते हैं इनको गुर्राने की आवाज़ आती है। पहले तो इन्हें ये लगता है कि शायद आसपास कोई और जानवर भी है, लेकिन जैसे ही हल्का सा पीछे मुड़ के देखते हैं, वो जानवर का शरीर हल्का हल्का हिल रहा था, मानो जैसे उसमें जान आ रही हो। लेकिन ये पूरे तौर पर असंभव था। कैसे हो सकता है ऐसे? एक जानवर जिसका सर इतनी बुरी तरीके से कुचला गया हो, उसका शरीर के हिलने का कोई किसी भी तरीके से कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये डरते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। कृतिका पूछती है क्या हुआ, इतनी जल्दी भाग कर क्यों आए? कहते नहीं कुछ नहीं, बस हमें लगता है जानवर जगह ठीक नहीं है, जानवर कोई और ना हो। अरे वो जानवर आया था गाड़ी के नीचे, मर गया, कोई बात नहीं। अब ये गाड़ी जब चलाते हैं, दोबारा रेयर व्यू मिरर में, साइड व्यू मिरर में देखते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। जो जानवर इनके हिसाब से मरा था, अब वो हिलकर उठा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी लाल रंग की। इनको ये आभास हो चुका था कि ये
रास्ता ठीक नहीं है, दिक्कत है। अब नागेश को इशारा करता है धर्म, नागेश ध्यान रखना, बस अब गाड़ी ना चलाते रहना, ठीक है, रोकनी नहीं कहीं गाड़ी, और ध्यान से चलाना, ठीक है। गाड़ी अब चलती जा रही थी और इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि इनके आसपास कुछ जानवर है। रह रहकर किसी जानवर के रोने की आवाज़ आती है जो इनको इनका दिल दहला कर रख देती है। लेकिन एक चीज़ देखकर इनकी जान में जान आती है। इनको दूर एक रोशनी नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी का कोई छोटा सा ढाबा है, कुछ चाय की टपरी है, लेकिन इस समय हो सकता है कि यहाँ पर ट्रक वगैरह गुजरते हों जिसकी वजह से चाय का इन्होंने टपरी खोली हो। अब नागेश कहता है वो मुझे दुकान नज़र आ रही है, रोकना चाहिए वहीं पर। आदमी भी कोई शायद नज़र आ रहा है। अब ये डर चुके थे, सोचते हैं कि चलो कोई इंसान तो नज़र आया, कहते हैं रोक यार चाय पीते हैं। ये गाड़ी वहाँ पर रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद वहाँ पर एक आदमी से मिलते हैं। आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा था, उसका ओढ़ा हुआ शॉल भी कुछ जाना पहचाना नजर आ रहा था, उसकी हाइट भी कुछ जानी पहचानी नजर आ रही थी। ये आदमी सेम हूबहू वैसा लग रहा था जैसा इन्होंने मोड़ पर देखा था, लेकिन वो तो बात है कुछ कई किलोमीटर पीछे की। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वही आदमी हो? ज़्यादा दिमाग लगा चुके थे। चाय का ऑर्डर देते हैं और बात करनी शुरू करते हैं कि हाँ दादा, यहाँ पर आप कैसे, अभी इतनी सुनसान है? तो वो हंस के कहता है इंसान, हालांकि मुंह उसका कवर था, आप जैसे मुसाफिरों की मदद करने के लिए हूँ। कई मुसाफिर ऐसे होते हैं जो इशारे नहीं समझ पाते, फिर उनकी मदद के लिए मैं हमेशा यहाँ पे रहता हूँ। इनको बात समझ में नहीं आती। ये चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे, स्वादिष्ट चाय थी। ये पूछते हैं कि ये जो सड़क है हाईवे पर जाकर कब मिलेगी? वो बड़ा अजीब सा उत्तर देता है, ये तो आपकी हिम्मत पर निर्भर करता है। अगर आप डरोगे नहीं तो जल्दी मिल जाएगी, डर गए तो शायद कभी ना मिले। ये सोचता है कि आप मुझे समझाइए, कहने की कोशिश क्या कर रहे हो? वो हंस के कहता है, बस एक बात का ध्यान रखना, गाड़ी अब रोकना मत। जब यहाँ से आप जाओगे गाड़ी आप रोकना मत। इनको अजीब लगता है, लेकिन ज़्यादा बात ना करते हुए ये पैसों की पेशकश करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है नहीं, बस आपकी मदद हो जाए इतना बढ़िया। इनको लगता है कि भाई हम तो चाय पी है, पैसे नहीं। काफ़ी कहने के बावजूद भी वो पैसे नहीं लेता और कहता है कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, जगह ठीक नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है। अब ये बैठते हैं गाड़ी में। उसकी बातों का असर था, ना जाने क्या उसने कहा जो इनके दिमाग में चल रहा था, ना जाने वो क्या कहना चाह रहा था जो ये शायद समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, उसने बस एक बात कही थी, गाड़ी मत रोको, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अब रोहित कहता है कि भाई गाड़ी रोको जल्दी से। नागेश कहता है क्यों, क्या हुआ? मुझे बाथरूम लगी है बहुत तेज यार, गाड़ी रोक। अरे यार उसने कहा तो था गाड़ी, अरे यार उसकी बात क्या मैं बीच में थोड़ा करूंगा, 2 मिनट में आ गया, बस रोक गाड़ी। ठीक है, गाड़ी रोकते हैं। वो जल्दी से पीछे की ओर बाथरूम करने चला जाता है। 1-2 मिनट वेट करते हैं, यार इतना समय तो कोई नहीं लगाता। जैसे ही ये दोनों सोच रहे होते हैं कि अभी तक आया नहीं, एक जोरदार चीख इन तीनों को दहला कर रख देती है। ये दोनों जल्दी से उतरते हैं। कृतिका अंदर बैठी होती है, उस तरफ भागते हैं जहाँ पर ये बाथरूम करने गया था। वहाँ पर रोहित नहीं था, लेकिन वहाँ पर आसपास खून बिखरा पड़ा था। झाड़ियों के अंदर से गुर्राने की आवाज आ रही थी। ये डर जाते हैं, शायद इनको रोहित का अंजाम पता लग चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। निश्चित तौर पर उसको कोई जानवर खींच कर अंदर ले गया है, मर चुका है। ये जल्दी से डरते हुए भागते हैं। अरे भाग, जल्दी से गाड़ी चला। रोते हुए गाड़ी में बैठते हैं। कृतिका पूछती है, अरे रोहित कहाँ पे गया? बाद में सब बताएंगे। ये गाड़ी चलाते हैं। और अब बात करते हैं कि रोहित शायद मर चुका है। कृतिका के आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन रास्ता इनको जाना पहचाना लग रहा था। गाड़ी चलाने के बावजूद, काफ़ी आगे के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि ये तो रास्ता हम पहले से भी नाप कर आए हैं। लेकिन इनकी हैरानी की सीमा तब
नहीं रहती जब ये उसी रास्ते पर पहुंचते हैं जब जहां पर रोहित ने गाड़ी रोकने को कहा था। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात कि रोहित सड़क के बीचों बीच खड़ा था, हाथ हिला रहा था। अब ये पहले सोचते हैं कि रोके ना रोके, रोहित कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी था तो इनका अपना ही ना। गाड़ी रोकते हैं, रोहित जल्दी से सीट के साइड पर आके बैठता है। अरे भाई, मुझे छोड़कर कहाँ गए थे? कहते क्या हुआ? इससे पहले ये कुछ ज्यादा बोलता है। धर्म कहता है भाई पहले गाड़ी भगा, फिर बाद में बात करते हैं। अब ये गाड़ी भगा रहे थे और रोहित कहता भाई मैं तो बाथरूम करने गया था, तुमने मैंने देखा तुमने तो गाड़ी भगा ली, और मुझे ये नहीं पता गाड़ी गई उस तरफ से थी, दोबारा पीछे से कैसे आ गई। नागेश, धर्म समझ चुके थे कि वो फंस चुके हैं छलावे के जाल में, छलावे के महाजाल में। क्योंकि इन्हें लगा था रोहित मर चुका है। ये कहते हैं यार तूने चीख मारी थी। कहता मैंने कौन सी चीख मारी, मैंने तो चीख नहीं मारी, उल्टा आप दो गाड़ी भगा के लेकर चले गए और मैं पीछे से आवाजें लगाता रहा कि रुको भाई रुको, मुझे इस सुनसान में क्यों छोड़कर चले गए? क्या तुम्हारे साथ उसके बाद कुछ हुआ? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। फिर ये रोहित को बताते हैं कि भाई ये सब कांड हुआ था। अब कृतिका रोए जा रही थी, लेकिन फिर ये अचानक देखते हैं कि दूर से एक लाइट जलती हुई नजर आ रही है। ये दोबारा उसी दुकान पर पहुंच चुके थे जहां पर ये पहले रुके थे। वहां पर वही आदमी खड़ा हुआ था जो आदमी पहले था। ये जल्दी से उतरते हैं, उसके पास हड़बड़ाहट में जाते हैं, कहते हैं अरे ये किस चीज में फंसे, ये है क्या? उसने कहा था, मैंने कहा था ना गाड़ी मत रोकना। अब भी वक्त है, सीधे जाना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे गाड़ी के सामने कुछ भी आ जाए, गाड़ी मत रोकना। अगर गाड़ी इस बार रोकी तो हमेशा के लिए इस जाल में फंस जाओगे। इससे पहले वो कुछ आगे कह पाता, सड़क के दूसरी ओर घुर्राने की आवाज आती है। कई लाल आंखें उसको नजर आनी शुरू हो जाती है। ये डरते हुए देखते हैं, कहते हैं ये क्या है? ये कहते हैं बदला। ये बदला लेना चाहते हैं। किस चीज का? जो तुमने उस जानवर को मारा ना, उसका बदला। ये कहते तुम्हें कैसे पता कि हमारी गाड़ी के नीचे वो जानवर आ गया? वो कहता है बाद में बताता हूँ। अब ये उनकी तरफ देखता है। धीरे धीरे वो हैवान इनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन ये 2 कदम आगे बढ़ाकर एक हुंकार मारता है, जैसे मानो वो सारे के सारे जानवर दुमदुमा के फिर उसी झाड़ियों में गायब हो जाते हैं। अब जब ये इनकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें भी चमक रही थी, लाल। उसने कहा उस सड़क के मोड़ पर मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मत जाओ उस रास्ते पर, लेकिन तुमने चेतावनी नहीं मानी। धर्म डरते हुए कहता तुम कौन हो तुम? वो अपना शॉल पीछे करता है। उसका चेहरा सारे का सारा गायब था इस हिस्से से, मांस के लोथड़े निकल रहे थे। कृतिका की तो चीख निकल जाती है, बेहोशी हो जाती है। लेकिन ये तीनों किसी तरीके अपने आप को संभालते हैं और वो कहता है मैं भी तुम्हारे जैसे पहले इंसान था, इन हैवानों ने मेरा यह हाल किया, मुझे नोच नोच कर खा गए, लेकिन आज भी मेरी आत्मा भटकती है उन लोगों की मदद के लिए जो गलती से इस रास्ते पर रात को चले आते हैं। जो मेरी बात मान लेते हैं वो तो आसानी से दोबारा पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर, लेकिन जो दरकिनार करते हैं या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या बहुत मुश्किल से जा पाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ मेरी बात मानो बच्चों, अभी भी जल्दी गाड़ी में बैठो और रुकना नहीं। नहीं रुकोगे तो ना तुम्हें मैं दोबारा नजर आऊंगा, ना ही वो हैवान, ना ही उनका छलावा। रुक गए तो हो सकता है अगली बार मैं नजर ना आऊं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि वो जरूर नजर आएंगे और किस्मत तुम्हारी दोबारा अच्छी नहीं रहेगी कि तुम बच पाओगे। ये जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। जाते जाते धर्म अब नॉन ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वो हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता है, उसकी आंखों में आंसू थे। चलते जाते हैं। कुछ समय बाद जब ये मेन रोड पर पहुंचते हैं तो इनकी सांस में सांस आती है। कृतिका को जब होश आता है, वो तो डर चुकी थी, लेकिन ये कहते हैं कि तुमने सपना देखा होगा, हम तो आराम से गाड़ी पर बैठे हैं, कौन सी किस चीज़ की बात कर रहे हो? हालांकि उनकी आवाज़, डरती हुई आवाज़, आंखों में खौफ उनके बयान से मेल नहीं खा रहा था, लेकिन फिर भी इन तीनों ने यही डिसाइड किया था कि कृतिका को यही महसूस होना चाहिए कि ये एक सपना था। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। कृतिका बूढ़ी हो गई है, नागेश वो भी
रोहित भी, धर्म भी। इनके बच्चे भी हो चुके हैं, बड़े भी हो चुके हैं, शादी भी हो चुकी है। लेकिन एक बात, आज भी कृतिका को यही लगता है कि वो महज एक सपना था। उम्मीद है इस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी आज का कोई नया कमेंट तो है नहीं, तो आज कमेंट सेक्शन को रहने देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं आप कमेंट नहीं करेंगे, करिए कमेंट। अगले एपिसोड में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।